हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे, घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। कोई भी न्यूज आप लोग को प्रभावित नहीं करना चाहिए, ऐसा करके पढ़ाई करो। क्योंकि देखो, जो न्यूज है, आप लोग जान रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जो एग्जाम का जो आप लोग का न्यूज आ रहा है कि होगा कि नहीं होगा, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष नहीं, ये नहीं वो नहीं, ठीक है। इसको लेकर के मन में एक चीज याद रखना, मेरा बात, कि एग्जाम तो होगा, ठीक है। एग्जाम कैंसिल नहीं होगा क्योंकि कोरोना नहीं आया है भैया, समझ गया ना। हाँ, तो इसीलिए घर में पढ़ाई करते रहो, चोचलापंथी में ध्यान मत दो। बस तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम पढ़ते रहो, ठीक है। हाँ। और आए दिन कुछ दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि सर माइक्रो का चैप्टर 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स का सर प्लीज हम लोग को करवा दो, कि कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, ठीक है। तो देखो, जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, इसमें हम बेसिकली सब्जेक्टिव का बात करेंगे, लेकिन मैं 4-5 क्वेश्चन डाल दिया हूँ एमसीक्यूज का। बहुत आसान आसान है, इजी इजी है, लेकिन मेन फोकस करना सब्जेक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला सवाल भी है इसमें, और 3 नंबर वाला सवाल भी है। इसका वाला जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही रहेगा, लेकिन उसमें 5 नंबर वाला सवाल यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए वीडियो को, और देखते हैं किस किस टाइप का सवाल है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय। जो यूटिलिटी है, देखो, अगर यहाँ पूछता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, अगर पूछता है इन टर्म्स ऑफ, तो सही उत्तर होता है यूटिल, क्योंकि यूटिल एक मेजरमेंट है किसका? यूटिलिटी का। लेकिन इसमें पूछा कैन बी मेजर्ड बाय, तो इसका आंसर होगा मनी। नन ऑफ दिस टिक मत करना। नहीं, बहुत कोई सोचता है कि सर इसका तो आंसर यूटिल होना चाहिए। हम बोले मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बोलता तो यूटिल होता। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसीलिए आंसर मनी होगा। डन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। डन। तो चलो, उसके बाद तीसरा नंबर सवाल, इनडिफरेंस कर्व। अच्छा, एक बात बताओ, इनडिफरेंस कर्व बनता कैसे करके है? इनडिफरेंस कर्व कैसे बनता है, देखो ध्यान से। इनडिफरेंस कर्व ऐसे, अरे यार एक मिनट, इनडिफरेंस कर्व जो है कैसे बनता है? वो बनता है ऐसे करके बनता है ना, यानी आई सी। और यही मेरा कर्व होता है, एएफसी का भी होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको, और ये शेप क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होता है किसका? एएफसी का। तो वैसा ही ठीक इसी प्रकार बनता है एएफसी का कर्व, लेकिन एएफसी ध्यान नहीं रखना, तुम आईसी यानी कि इंडिफरेंस कर्व का ध्यान रखो कि ऐसे बनता है। और जो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है यानी पीपीसी, वो पीपीसी ठीक इस तरह से बनता है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सवाल क्या पूछा गया है? इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो सर लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हम लोग एक चीज अभी देखे कि ये मेरा क्या है? लेफ्ट साइड, और ये वाला मेरा राइट साइड है। तो ऐसे करके ऐसे बन रहा है ना, यानी लेफ्ट से राइट। अच्छा, फोर्थ नंबर सवाल देखो क्या है? विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि डिमांड के लिए जरूरी है? तो डिमांड के लिए जरूरी क्या है? डिजायर टू कंज्यूम, कंज्यूम करने के लिए इच्छा होना चाहिए। गिविंग प्राइस, प्राइस दिया हुआ होना चाहिए। विलिंगनेस टू स्पेंड, सर खर्चा करने का भी इच्छा होना चाहिए। हाँ सर, ये सब कुछ जरूरी है डिमांड के लिए, यानी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी होगा ना। हाँ। 5 नंबर देखो क्या है? डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स। डिमांड कर्व क्या होता है? अच्छा, मांग वक्र कैसे बनता है? डिमांड कर्व, देखो डिमांड कर्व ऐसे बनता है। डिमांड कर्व ऐसे करके ऐसे बनता है, ये डिमांड बनता है। और ये वाला मेरा क्या बनता है? सप्लाई बनता है। जहां दोनों इक्वल होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड कोरस्पॉन्डिंग टू द इक्वालिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ओपी जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ओक्यू जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ना। देखो बहुत कुछ बता दिया इसमें। हाँ, चलो अब आगे बढ़े। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सर डाउनवर्ड बना, यानी ऐसे करके बना, यानी ऑप्शन नंबर बी, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सब्जेक्टिव है, क्या लिखता है यहाँ पे कि, एक मिनट, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखता है? राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है? देखो, द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन इज पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम, वेयर, जहां पे एम क्या है? टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पी एक्स क्या है? प्राइस पर यूनिट ऑफ गुड एक्स, जो एक्स है वो क्या है? क्वांटिटी ऑफ एक्स, पी वाई जो है प्राइस ऑफ गुड वाई, और जो वाई है क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। यानी ये जो बड़ा वाला एक्स है ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है, और जो बड़ा वाला वाई है ये क्वांटिटी ऑफ वाई है, और जो छोटा वाला एक्स है वो क्या है? प्राइस ऑफ एक्स, और छोटा वाला वाई जो है प्राइस ऑफ वाई है, और जो एम है वो क्या है? टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये हो गया बजट लाइन का इक्वेशन। डन। तो चलो आगे। उसके बाद क्या है?
व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? देखो, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजम्पशन। एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करके हमको कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है, वो मेरा कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। और ध्यान रखिएगा, इसी की तरह एमपी भी होता है यानी मार्जिनल प्रोडक्ट, इसी के लिए एमसी भी होता है इसके जैसा यानी मार्जिनल कॉस्ट, और इसके जैसा ही होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेच करके कितना पैसा कमा रहे हैं, वो मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, उसको कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। और एमपी क्या होता है? एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में कितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, उसको कहेंगे हम लोग क्या? मार्जिनल प्रोडक्ट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? उत्पादन का साधन आप लोग जानते हैं क्या होता है, बताओ। उत्पादन का साधन होता है एक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और एक ऑर्गेनाइजेशन, होता है ना? हाँ, चलो। व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन एक्सप्रेसेस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ गुड्स एंड वेरियस फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इट। डिमांड फंक्शन क्या करता है ना, कि अलग अलग कंडीशंस बताता है और उसमें कंपेयर करता है डिमांड को। जैसे कि हम बताते हुए चलते हैं, देखो ध्यान से, dx इज द फंक्शन ऑफ, dx इज द फंक्शन ऑफ क्या? px, फिर py, फिर y, t, e एटसेट्रा, यही होता है ना। px का मतलब प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी, py का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस बोल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इसमें दो गुड्स आता है, सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। y का मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, t का मतलब टेस्ट एंड प्रिफरेंसेस, और ई का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, होता है ना ये डिमांड फंक्शन। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। डिमांड हो गया, डिमांड फंक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डिफाइंड डिमांड। डिमांड क्या होता है? डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच अ पर्सन इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस। एक दिए गए समय पे और एक दिए गए दाम पे जब कोई पर्सन गुड्स का कुछ मात्रा, वस्तु का कुछ मात्रा खरीदता है, उसी को कहते हैं क्या? डिमांड। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एट पॉइंट ऑफ सैचुरेशन? सैचुरेशन के वक्त एमयू का वैल्यू जीरो होता है, हमेशा याद रखना। सैचुरेशन के वक्त हमेशा एमयू का वैल्यू जीरो होता है। अब सर ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है क्या, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बढ़िया से, ठीक है। चलो आगे देखो, व्हाट बिकम्स टू टोटल यूटिलिटी एट जीरो मार्जिनल यूटिलिटी? अगर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हुआ, जैसे यहाँ पे जीरो हुआ ना, हाँ, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा सर? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, डन। तो उसके बाद व्हाट शेप्स इंडिफरेंस कर्व अडॉप्ट टुवर्ड्स ओरिजिन? कन्वेक्स शेप का होता है। इंडिफरेंस कर्व का, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व का कर्व कैसा बनाता है? देखो, दो को कर्व बनाते हैं, ठीक है। जो इंडिफरेंस कर्व था वो ऐसा बना, तो ये क्या है? कन्वेक्स है, ठीक। और जो पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये ऐसे बनेगा, और जो कि इसका आंसर क्या होगा? कनकेव, ठीक है। तो पीपीसी याद रखना, ये है पीपीसी, और ये वाला है आईसी, यानी इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है और पीपीसी क्या होता है? कनकेव होता है। तो लेकिन हमसे पूछा क्या गया था? इंडिफरेंस कर्व, इसीलिए हम आंसर करेंगे कन्वेक्स, डन। तो हाँ, उसके बाद हु गेव द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस? तो मार्शल, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, स्टेट द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कौन कौन से ऐसा फैक्टर्स है जो कि सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है? तो सबसे पहला होगा नेचर ऑफ गुड्स, द नेचर ऑफ गुड्स अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा क्या है? चेंज इन फ्यूचर प्राइस, इफ प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट higher price of the commodity in future they reduce the present supply and hence supply becomes inelastic। क्या करेगा कि अगर प्रोड्यूसर को पता चले कि भविष्य में कोई सामान का दाम बढ़ने वाला है, तो वो भविष्य में ज्यादा बेचेगा, और अभी जो है उसका सप्लाई कम कर देगा, वो बेचना कम कर देगा। इससे क्या होगा? जो सप्लाई होगा वो इनइलास्टिक हो जाएगा, डन है। हाँ, उसके बाद नेचुरल कांस्टेंट। देखो, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल कांस्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी। नेचुरल कांस्टेंट का मतलब जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, नेचुरल कैलेमिटी, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, अगर वो आ जाती है तो वो भी सप्लाई को प्रभावित कर सकती है, डन। तो आगे, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या लिखता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी इन रेस्पॉन्स टू सेम परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। देखो, या तो परसेंटेज लिखो या फिर ये वाला शब्द लिखना प्रोपोर्शनेट, दोनों सेम है, ठीक है। फॉर्मूला अलग अलग है, बस कुछ नहीं, उसमें क्या लिखना है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बस। और इसमें लिखता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, डन। तो अब देखो, इसका वाला फॉर्मूला क्या है? ई एस इक्वल टू, देखो हम एक अब तुम लोग को फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है।
ध्यान से देखना, जैसे कि यहाँ पे बता देते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होगा ना, ई एस इक्वल टू, क्या बोले, ई एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी वन बाई क्यू वन, है ना सर। वहां पी और क्यू लिखा था, पी वन क्यू वन लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, देखो एक सवाल बनाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल बनाते हैं, रुको ध्यान से। तो फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी वन बाई क्यू वन, यही ना लिखे थे। अब एक सवाल बनाते हैं, देखो मान लो कि क्यू वन कितना है, 100 है, ठीक है, और मेरा जो क्यू टू है वो 150 है। अब पी वन जो है वो मेरा है 20 और पी टू जो है वो मेरा है 25। तो आप लोग जानते हैं कि डेल्टा क्यू का फॉर्मूला जो होता है वो क्यू टू माइनस क्यू वन होता है, और डेल्टा पी का जो फॉर्मूला होता है वो पी टू माइनस पी वन होता है। तो उसी के अनुसार हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे। डेल्टा क्यू में क्यू टू माइनस क्यू वन, तो 150 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा, 50, बटे में ये क्या है, ई एस है, ठीक है। हाँ 50, एक सेकेंड, देखो ई वाला है मेरा क्या, ई एस, और ये वाला मेरा हो गया 50, हो गया ना, डिवाइडेड बाय डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या है, पी टू माइनस पी वन, यानी 25 माइनस 20 तो कितना, 5, गुना पी वन का मान कितना है सर, 20 है पी वन का मान, तो ऊपर 20 लिखेंगे, और क्यू वन का मान है सर 100, तो नीचे 100 लिखेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 20 25 100, और 5 का टेबल में कितना, 10 बार में, और 5 का टेबल में 2 बार में, यानी ई एस का मान कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि 1 से ज्यादा है, यानी क्या होगा, मोर इलास्टिक होगा ना, हो मोर इलास्टिक होगा, यानी ईएस का जो मान है वो 1 से ज्यादा है, यानी मोर इलास्टिक हो जाएगा, समझे। तो ये है मेरा क्या, ये वाला जो सवाल हम बताए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डन। तो जो बताए वही फॉर्मूला लिखिएगा। उसके बाद स्टेट द थ्री फैक्टर्स दैट कैन शिफ्ट अ सप्लाई कर, देखो क्या है, सप्लाई कर शिफ्ट कब होगा, चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, अगर अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा होगा, अगर कॉस्ट ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन कम करेंगे और सप्लाई भी कम हो जाएगा, तो शिफ्ट करेगा सप्लाई, क्या किधर शिफ्ट करेगा सर, कम हो गया तो सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। देखो ये मेरा सप्लाई कर्व है, इधर राइट होता है तो इधर लेफ्ट, तो सर इधर सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा, करेगा ना लेफ्ट के तरफ, ठीक है। उसके बाद चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज और चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट्स इज एजम्पशन, देखो क्या है, consumer equilibrium refers to the process in which consumer chooses or select those goods and services from which he can attain maximum satisfaction or utility through his limited income। consumer इक्विलिब्रियम एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कंज्यूमर क्या चाहता है ना, कि मेरा दिया गया इनकम, जो मेरा सीमित इनकम है यानी लिमिटेड इनकम है, उससे हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अर्न कर सके, मैक्सिमम यूटिलिटी क्या कर सके, अर्न कर सके, डन। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when he maximizes his satisfaction given by his income and the market price। जितना मार्केट में दाम हो सामान का और जितना मेरा इनकम हो, उसी से हम क्या करें, अपना सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक। अच्छा एजम्पशन क्या होता है, देखो द कंज्यूमर इज एज्यूम्ड टू बी रैशनल, रैशनल मतलब बुद्धिमान समझदार, ठीक है, ये मान करके चलेंगे कि कंज्यूमर रैशनल है। उसके बाद दूसरा क्या है, कंज्यूमर कैन ऑर्डर और रैंक द सब्जेक्टिव यूटिलिटीज डिराइव फ्रॉम द कमोडिटीज, वो क्या करेगा, जो जो कमोडिटीज से जितना जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको रैंक करेगा, कि सबसे पहले सबसे ज्यादा इस कमोडिटी में मिला, उसके बाद इस कमोडिटी में मिला, डन। तो हाँ, तीसरा नंबर सवाल क्या है, पॉइंट क्या है, कंज्यूमर शोज वर्क ऑर्डरिंग इन हिज चॉइस। और फोर्थ नंबर है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई डिक्रीजेस विद ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ गुड एक्स, दैट इज the greater quantities of x the mrs willing the consumer will be give up by y in exchange for x। this relationship is known as law of diminishing marginal rate of substitution यानी law of DMRS बोलते हैं, डन। तो देखो 2023 में आर्ट्स वाले लोग का जो पेपर हुआ था इकोनॉमिक्स का, उसमें यह सवाल पूछा गया है कि एक्सप्लेन विथ डायग्राम दैट टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। ध्यान से सुनना, देखो total utility is maximum when marginal utility is zero, point E is the uppermost point and at point B consumer is perfectly saturated due to zero utility, point B is also called point of saturation। चलो अच्छा हुआ पॉइंट ऑफ सेचुरेशन भी मिल गया। पॉइंट बी को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन कहते हैं, जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो जीरो हो जाता है। देखो ध्यान से, है ना, जहां पे क्या बोले, टोटल यूटिलिटी जो है वो देखो मैक्सिमम है,
और इसी पॉइंट बी में क्या हुआ, जो एमयू है यानी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो गया ना। अब इसको मत देखो ये 5 को, ये 0 है, इस लाइन को देखना, ठीक है। और जहां से टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू हो गया है वहां से देखो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हमको क्या दिखाना था कि एक्सप्लेन विथ डायग्राम टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। डन तो हाँ, ठीक है। चलो और एक क्या क्वेश्चन है, देखो ये भी सवाल अच्छा है कि फर्म इज अ प्राइस मेकर इन मोनोपोली, वाई। जो मोनोपोली में फर्म जो होता है प्राइस मेकर होता है, लेकिन लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म इज अ प्राइस टेकर होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, मोनोपोली में नहीं बोल रहा है, पीसी मार्केट में बोल रहा है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। देखो इसमें क्या होता है, इन मोनोपोली देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर इन द मार्केट एंड एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मोनोपोली में क्या होता है कि एक ही रहता है सेलर, और नया फर्म्स को घुसने पर पाबंदी रहता है। इन दिस मार्केट सिचुएशन देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, ना ही कोई फर्म ना इंडस्ट्री, कोई भी भेदभाव नहीं है, सब समान है। दैट इज फर्म इज इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री इज फर्म। जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है वही फर्म है। इन मोनोपोली द डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। मोनोपोली में क्या होता है, डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, यानी डाउनवर्ड बनता है। लाइक अ कॉम्पिटिटिव फर्म, अ मोनोपोलिस्ट इज नॉट प्राइस टेकर बट इट्स प्राइस मेकर। अभी क्या बोले, कॉम्पिटिटिव फर्म के अनुसार, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में क्या होता है, मोनोपोलिस्ट इज नॉट प्राइस टेकर बट प्राइस मेकर। वो क्या होता है, मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्राइस मेकर होता है, लेकिन 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 पीसी मार्केट में प्राइस टेकर होता है। But a monopolist cannot decide both price and quantity simultaneously. If he wants to increase the sale, he has to curtail down the price. In monopoly market, देखो मोनोपोली मार्केट में डायग्राम कैसे बनता है, मोनोपोली मार्केट में डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है। जो मेरा एआर होता है ना बाबू, ध्यान से सुनना बाबू रे, जो मेरा एआर होत रही वही मेरा क्या होत रही, डिमांड कर्व होत रही, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और ये वाला मेरा क्या है, एमआर है, ठीक। और इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जो एमआर है वो छोटा होता है किससे, एआर से। एमआर जो है वो हमेशा छोटा होगा एआर से। डन तो हाँ। तो ये कुछ कुछ सब्जेक्टिव था, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव चैप्टर 2, 3, 4, ठीक है। और मार्केटिंग वाला भी चैप्टर से हम कुछ कुछ बताए जो कि मेरे को इंपॉर्टेंट लगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।